हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के मर्जर में किस तरीके से गुडविल निकल कर आएगी, वो गुडविल कैसे रिकॉर्ड होगी। तो देखिएगा, मैं कुछ चीज़ें आपके साथ बताता हूं जो आपको समझ में आनी चाहिए। छोटी सी चीज़ें। पहली बात होती है परचेज कंसिडरेशन। जब आप किसी भी वस्तु को भी खरीदते हैं, किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, किसी सर्विसेज को लेते हैं, तो उसकी जो पेमेंट आप करते हैं उसको बोला जाता है परचेज कंसिडरेशन। तो एचडीएफसी बैंक खरीद रहा है एचडीएफसी लिमिटेड को, और ये जो एचडीएफसी लिमिटेड को खरीदा जा रहा है उसके बदले में जो कीमत दी जाएगी उसको बोला जाता है परचेज कंसिडरेशन। तो ये परचेज कंसिडरेशन नगद में नहीं है। एचडीएफसी बैंक कहता है मेरे शेयर्स की बाजार में कीमत है, तो आप मेरे शेयर्स को बाजार में बेच के अपने पैसे वसूल कर लेना। मैं तुम्हें एचडीएफसी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को बोल रहा है कि तुम मुझे एचडीएफसी लिमिटेड दे दो, मैं तुम्हें अपनी कंपनी यानी कि एचडीएफसी बैंक के शेयर दे दूंगा। तुम्हें जरूरत हो तो बेच के पैसे वसूल कर लेना, नहीं हो तो भैया तो एचडीएफसी बैंक में बने रहना एज ए शेयर होल्डर। तो यहां पर एक रेशो होती है स्वैप रेशो। स्वैप रेशो का मतलब होता है कि किसके बदले में कितना, यानी कि अदला बदली की क्या रेशो होगी। तो जैसे मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में कि ये रेशो है 42:25, यानी कि 42 शेयर्स दिए जाएंगे हर 25 शेयर्स के बदले में, यानी कि एचडीएफसी लिमिटेड के 25 शेयर्स के बदले में 45 शेयर्स। अब बात ये कि एचडीएफसी लिमिटेड में कितने शेयर्स थे, तो वो मैंने आपके साथ चर्चा की थी 183.45 ये शेयर्स के जो नंबर्स हैं, ये जो है एचडीएफसी बैंक जो है इन शेयर होल्डर्स को पैसे देगा, यानी कि 183.45 करोड़ शेयर्स हैं। ये नंबर्स करोड़ में है। अब ये नंबर्स यहां मैंने लिख दिए 183.45, तो हर 25 शेयर्स के बदले में 42 शेयर्स, 42 शेयर्स। तो हमने क्या किया है कि इसको 42 से मल्टीप्लाई कर दिया है और 25 से डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास नंबर आ गए कि अब इनके पास जिनके पास 183.45 करोड़ शेयर्स थे उनको एचडीएफसी बैंक कितने शेयर देगा। नंबर निकल कर आ गया, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो ये नंबर्स निकल कर आया 308.19 करोड़ शेयर्स of HDFC Bank Limited will be issued to the shareholders of HDFC Limited, यानी कि जो HDFC Limited के शेयरहोल्डर्स हैं उनको 308.19 करोड़ शेयर इशू करेगा HDFC बैंक। अब बात ये है कि ये जो शेयर्स इशू करेगा, अब इन शेयर्स को जब इशू करने जाएगा तो HDFC की जो भी असेट्स हैं वो सब किसके पास आ जाएंगे, एचडीएफसी बैंक के पास। तो एचडीएफसी बैंक कह रहा है कि लाओ वो सारी असेट्स मुझे दे दो। तो जब एचडीएफसी बैंक उन शेयर्स को खोल के देखता है, उन असेट्स को खोल के देखता है कि भाई एचडीएफसी लिमिटेड के पास क्या क्या है, क्या क्या मेरी बैलेंस शीट में आएगा, तो फिर एक चीज वहां पर नजर आती है कि एचडीएफसी लिमिटेड ने तो मेरे ही शेयर्स खरीद रखे थे, और वो शेयर्स थे 117.18 शेयर्स, यानी कि 117.18 करोड़ शेयर्स। अब ये शेयर्स तो ऑलरेडी किसके पास थे, यानी कि एचडीएफसी बैंक कहेगा कि अगर आप मुझे सारा धंधा दोगे तो ये शेयर्स तो ऑलरेडी मेरे ही शेयर्स हैं, और एज पर द लॉ ऑफ लैंड यानी कि इंडिया के कानून के हिसाब से कोई भी कंपनी अदर देन बायबैक की प्रोसेस अपने शेयर्स नहीं खरीद सकती है। कंपनी कैन नॉट परचेज इट्स ओन शेयर्स अदर देन बायबैक, और सम जो मैं ये कहूँगी कुछ लूप होल्स हैं उनको छोड़ के, तो सब लॉ में प्रोवाइडेड है। तो कंपनी अपने शेयर्स तो खरीदेगी नहीं, तो वो ये कहेगी भाई ये जो शेयर्स मेरे हैं ये मैं तुम्हें ही दे देती हूँ। तो जो मुझे 308.19 करोड़ शेयर देने थे ये तुम ही रख लो, यानी कि जब तुम ताला बंद करने आओगे तो ये शेयर्स मैं तुम्हें ही दे दूंगी, बाकी सारी एसेट्स मेरी हो जाएंगी, लेकिन मैं अपने शेयर्स तो नहीं लूंगी। तो जो 308.19 करोड़ शेयर्स थे उसमें से 117.18 करोड़ शेयर ऑलरेडी एचडीएफसी लिमिटेड के पास मेरे शेयर्स हैं। तो ये जो होल्डिंग है ये हमने एनुअल रिपोर्ट से ली है एचडीएफसी लिमिटेड की। तो एचडीएफसी लिमिटेड की जो लास्ट एनुअल रिपोर्ट थी, क्योंकि इस बार की तो एनुअल रिपोर्ट है नहीं हमारे पास, तो जो लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट है उससे डेटा हमने लिए हैं। तो अब नंबर निकल कर क्या आए, अब ये नंबर निकल कर आए कि भाई 308.19 करोड़ देने थे शेयर होल्डर्स को, लेकिन शेयर होल्डर्स के पास भी जब वो पूरे एचडीएफसी लिमिटेड को हमारे को सौंपेंगे तो पता चला कि एचडीएफसी बैंक के ही शेयर्स उनके पास थे, तो भाई इतने शेयर्स तो देने की जरूरत है नहीं। तो 308.91 में से 117.18 शेयर जो ऑलरेडी एचडीएफसी लिमिटेड के पास है वो एचडीएफसी लिमिटेड को बोलेगा एचडीएफसी बैंक तुम भाई अपने शेयर होल्डर में बांट दो, जो बाकी शेयर्स है वो मेरे से ले लो। तो क्योंकि वो कंपनी की डील है जिस रेशो में, उस रेशो में तो 191 करोड़ शेयर्स ही देने पड़ेंगे, दिस माइनस दिस, ये नंबर्स निकल कर आता है 191 करोड़। अब 191 करोड़ नए शेयर इशू होंगे,
ये जो शेयर्स ऑलरेडी एचडीएफसी लिमिटेड के पास, एचडीएफसी बैंक के, ये शेयर्स नहीं देने पड़ेंगे क्योंकि ये शेयर ऑलरेडी उसके पास है। तो अब 191 करोड़ शेयर्स जो हैं वो दिए जाएंगे, इशू किए जाएंगे। अब ये शेयर्स जब इशू होंगे 191 करोड़ शेयर्स, तो अब ये किस वैल्यू पर इशू होंगे? जो भी भाव होगा उस दिन, जिस दिन भी मर्जर अप्रूव हो जाएगा, जिस दिन भी मर्जर अप्रूव होगा उसकी एक प्राइस होगी शेयर की, उस दिन का जो क्लोजिंग प्राइस है वो लिया जाएगा। तो आज मान लीजिएगा आज मर्जर हो जाए, तो आज 5 मई मार्केट वैल्यू एचडीएफसी बैंक के शेयर्स की क्या है? वो है 1625 शेयर्स, यानी कि 1625 रुपए का भाव है आज। 191 करोड़ शेयर इशू करने, 191 करोड़ शेयर्स, 1625, 1625 का भाव, वैल्यू निकल कर आती है 3,10,03,75, यानी कि 3,10,375 करोड़। तो 3,10,375 करोड़ यानी कि 3,10,375 करोड़, ये नंबर निकल कर आती है। इतने रुपए के शेयर आज एचडीएफसी बैंक को देने पड़ेंगे, जो एचडीएफसी लिमिटेड को एक्वायर करने के बदले। तो इसके अंदर उसको असेट्स कितने की मिल रही हैं? तो असेट्स तो हमने बताई थी कि भाई कितने रुपए की असेट्स हैं एचडीएफसी लिमिटेड के पास, 2,01,500 करोड़। ये बैलेंस शीट से भी देख सकते हैं आप चाहे तो, हमने अप्रोक्सीमेट कर रखे हैं थोड़ी। तो 2,01,500 करोड़, तो 2,01,500 करोड़ रुपए की असेट्स आपको मिल जाएंगी। और आप वैल्यू कितने की दोगे? 3,10,375 करोड़ की वैल्यू कितने की मिलेगी? 2,01,500 करोड़ रुपए की। भाई ये तो एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो, आपके पास असेट साथ में आएंगी 2,01,500 करोड़ की। ये जो वैल्यू है एचडीएफसी लिमिटेड की बैलेंस शीट के अंदर जो वैल्यू है, ये उन असेट्स की कीमत है, नेट असेट्स वैल्यू ऑफ एचडीएफसी लिमिटेड जो एक्वायर किया जा रहा है। अब इसकी जो वैल्यू आप ज़्यादा दे रहे हो, तो इसके अंदर अकाउंटिंग आती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो रूल्स हैं जो अकाउंटिंग करते वक्त अप्लाई किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो रूल्स हैं जनरली बैंकिंग कंपनीज के लिए, जो पुराने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो अप्लाई होते हैं। तो वहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में 2 बातें कही हैं, या तो आप पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड लगाएंगे या परचेज मेथड लगाएंगे। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड मर्जर में लगाया जाता है जब सेम बिजनेस होते हैं, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, तब अगर ऐसा कोई भी लॉस होता है, यानी कि जो आप एक्स्ट्रा पैसे देते हो, जो इस केस में दे रहे हो 1,08,875 करोड़ रुपए, तो वो ऑटोमेटिकली सीधा लॉस हो जाता है। जो भी अगर पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड लगाते हैं जहां पर कि अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होता है, लेकिन जनरली वहां पे कंडीशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर वो होता है तो सीधा आपकी बैलेंस शीट में सीधा डेंट पड़ेगा वन टाइम। आपकी बैलेंस शीट यानी कि एचडीएफसी बैंक की जो बैलेंस शीट है उसमें जो मर्जर की अकाउंटिंग होगी, 1,08,875 करोड़ रुपए सीधे सीधे रिजर्व एंड सरप्लस में से साफ हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, और ये वन टाइम में आपके रिजर्व एंड सरप्लस को घटा देंगे। तो जनरली ये केस नहीं होता है, जनरली परचेज मेथड होता है, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, यानी कि परचेज मेथड की तरह ही अकाउंटिंग होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो मर्जर के केसेस बहुत कम होते हैं, तो उस केस के अंदर अकाउंटिंग में लॉस नहीं लिया जाता, बल्कि गुडविल मान लिया जाता कि हम जो एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं ये वास्तव में एचडीएफसी लिमिटेड की रेपुटेशन थी, जो उसकी स्टॉक मार्केट में कीमत थी, या जो बाजार में उसने जो रेपुटेशन हासिल कर रखी थी, या उसके पास जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी थी, जिसकी वजह से वो अपने कंपटीटर के सामने ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा था, इसीलिए हम उसको ज़्यादा कीमत दे रहे हैं, तो उसकी गुडविल की कीमत हम दे रहे हैं एक्स्ट्रा। तो ये एचडीएफसी बैंक की दलील हो गई एक तरीके से कि गुडविल टू बी रिकॉग्नाइज्ड एट द टाइम ऑफ मर्जर इन द बुक्स ऑफ एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी लिमिटेड का तो भैया ताला लग जाना है, उसकी कोई बुक्स नहीं होनी, वो खत्म हो जानी, बुक्स बंद कर दी जाएंगी उसकी बुक्स में भी ताला लगा देंगे, उसकी बैलेंस शीट में भी ताला लग जाएगा। उसके जो शेयर्स हैं जो एचडीएफसी बैंक के पड़े हुए हैं वो एचडीएफसी लिमिटेड में शेयर होल्डर में बांट दिए जाएंगे मर्जर की प्रोसेस में। बाकी शेयर्स एचडीएफसी बैंक इशू करके दे देगा, तो जो टोटल शेयर्स मिलेंगे उनसे सारे शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई कर दिया जाएगा 42:25 की रेशियो में। अब ये जो वैल्यू निकल कर आई 1,08,875 करोड़ रुपए, ये एक्स्ट्रा पे करेगा। कौन पे करेगा? एचडीएफसी बैंक, यानी कि जो शेयर्स की टोटल कीमत है जो वो देगा और बदले में जितने की असेट्स मिलेगी उसका जो डिफरेंस है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया जा रहा है, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए गुडविल। तो इस गुडविल की जो कीमत है वो बैलेंस शीट में आएगी। अब बैलेंस शीट में जब मर्जर होगा तुरंत ये गुडविल के नाम से आ जाएगी।
अब जब आगे बात होगी, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, एचडीएफसी बैंक जैसे ही अपने शेयरहोल्डर को डिविडेंड बांटने की बात करेगा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सामने आ जाएगा। वो कहेगा तुम डिविडेंड तब तक नहीं दे सकते जब तक तुम्हारी बैलेंस शीट में गुडविल रहेगी। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट यानी कि जो आरबीआई के रेगुलेशंस हैं, भारत सरकार के जो रेगुलेशंस हैं बैंकों पर जो अप्लाई होते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आपने डिविडेंड बांटना है तो गुडविल बैलेंस शीट से साफ करिए। यानी कि बैलेंस शीट जो तुमने असेट्स दिखा रखी है वो हमारे लिए कोई असेट्स नाम की चीज़ नहीं है, क्योंकि गुडविल एक इंटेंजिबल असेट्स है, उसको सही तरीके से असेस करना बहुत ही मुश्किल काम है। और वो गुडविल है या नहीं है ये केवल और केवल जो है बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि भाई गुडविल को रिकॉग्नाइज करना इम्पॉसिबल है। और जब तक बैलेंस शीट में कोई भी ऐसी चीज़ें आप अनाप शनाप डालेंगे तो वो कहीं ना कहीं पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो जाएगी, क्योंकि उसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड होती है, पब्लिक का पैसा लगा होता है, तो हम गुडविल नहीं लिखने देंगे। तो अगर आपने डिविडेंड बांटना है तो पहले गुडविल को हटाओ। तो अल्टीमेटली एचडीएफसी बैंक फर्स्ट क्वार्टर में, यानी कि जो भी अर्लीस्ट पीरियड होगा रिकॉग्नाइज करने के लिए, उस पीरियड के अंदर वो इसको राइट ऑफ करेगा। तो अगर इसको नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड कर दें तो एक शेयर्स में कितनी वैल्यू घटेगी वो निकल कर आ जाएगी। तो आइएगा हम इसकी बात करते हैं। तो अगर हम देखें कि भाई ये वैल्यू कितनी घटेगी, तो हमने कहा था कि एचडीएफसी बैंक के शेयर्स की वैल्यू कितनी है 31 मार्च को, तो हमने कैलकुलेट की थी 513 रुपये। ये देखिएगा, ये आपके सामने 513 रुपये की वैल्यू थी। अब ये जो गुडविल रिकॉग्नाइज होगी वो होगी 1,08,875 करोड़ की। तो एक शेयर के हिस्से में कितनी आएगी? तो बुक वैल्यू रिड्यूस्ड ड्यू टू राइटिंग ऑफ गुडविल इन द बुक्स ऑफ बैंक। या तो बैंक्स की बुक में गुडविल के नाम से अगर गुडविल रिकॉग्नाइज किया तब राइट ऑफ होगी, नहीं तो जब बैंक मर्ज करेगा उसी समय इसको लॉस मानना पड़ेगा, तब भी खत्म होगी, तब भी यानी कि बुक वैल्यू तो कम होगी। बस इसमें फर्क ये है कि जब गुडविल को राइट ऑफ करोगे तो जो पहला क्वार्टरली रिजल्ट आएगा, यानी कि जो अर्लीस्ट रिपोर्टिंग क्वार्टर होगा आफ्टर द मर्जर, उसके अंदर ये लॉस निकल कर आएगा 126 रुपए पर शेयर का, यानी कि 126 रुपए पर शेयर का। और यही एंटीसिपेट किया जा रहा है कि आफ्टर द मर्जर 120 रुपए पूरे साल भर की ईपीएस आएगी एचडीएफसी बैंक की, यानी कि लगभग 120-125 के आसपास। तो करीबन एक साल का पूरा प्रॉफिट एचडीएफसी बैंक का साफ हो जाएगा पर शेयर। अब ये कैलकुलेशन कैसे निकाली ये भी बताता हूं आपको। देखिएगा, ये गुडविल की वैल्यू थी जो हमने निकाली थी 1,08,875 करोड़ रुपए। ये राइट ऑफ होनी है, यानी कि राइट ऑफ का मतलब है ये लॉस होना है, यानी कि इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस की तरह मानना है। ठीक है। और अगर आपने मर्जर भी कर दिया, यानी कि पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड भी लगा दिया, तो जैसे ही मर्जर करोगे तुरंत आपको लॉस रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। बस उसका फर्क ये है कि वो सीधा बैलेंस शीट में आता है, आपको ईपीएस पे इंपैक्ट नहीं डालता। लेकिन गुडविल को रिकॉर्ड करके अगर आप करोगे तो वो आपकी बैलेंस शीट के अंदर आएगा, लेकिन उससे पहले वो प्रॉफिट एंड लॉस को खत्म करेगा, तो वो ईपीएस पे भी इंपैक्ट डालेगा और बैलेंस शीट पे भी डालेगा। और अगर पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड लगाते तो सीधा आपकी बैलेंस शीट को खत्म करता है। तो यहां देखिएगा कितनी वैल्यू आएगी। तो देखिएगा 558 करोड़ शेयर्स एचडीएफसी बैंक में ऑलरेडी पहले से है, जो मैंने आपको बताया भी था। ये देखिएगा 558 करोड़ शेयर्स। और अब नए शेयर्स कितने इशू हो रहे हैं? नए शेयर्स कितने इशू हो रहे हैं वो मैंने अभी आपको बताया, 191 करोड़ शेयर्स, 191 करोड़ शेयर्स। और ये देखिएगा, और सॉरी 191 नहीं है, करोड़ शेयर्स कितने हैं, शेयर्स कितने इशू हो रहे थे, 1625 पर भाव। हाँ जी, तो 190 नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय एचडीएफसी बैंक। अच्छा, 191 करोड़ शेयर्स हैं। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी यहाँ पे गलत हो रखी है, चलो ठीक करते तो ये तो और ज़्यादा हो जाएगा, 191 करोड़ शेयर्स। तो अगर इसको 191 करोगे तो ये जो वैल्यू निकल कर आ रही है ये थोड़ी सी चेंज हो गई हमारी, ये भी निकालते हैं आपकी वैल्यू। ये आ रही है 558 करोड़ शेयर्स प्लस नए शेयर्स इशू हुए कितने, 191 करोड़ शेयर्स प्लस 191 करोड़ शेयर्स। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 749 करोड़। तो ये चीज जो शेयर्स के नंबर हो गए 749 करोड़। तो एक शेयर्स पर क्या वैल्यू निकल कर आएगी, 108,875 और डिवाइडेड बाय 749, ये वैल्यू निकल कर आ रही है 145, ये थोड़ी और बढ़ गई। ठीक है जी, हमने कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक कर रखी थी। तो ये देखिएगा 145 पर शेयर। तो इसका मतलब है कि 513 में से 145 रुपए की जो है ईपीएस लॉस होगा, तकरीबन एक साल से भी ज़्यादा का लॉस पर शेयर आपको देखने के लिए मिलेगा एचडीएफसी बैंक के मर्जर के बाद।
तो बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो सवाल कर रहे थे कि सर वो लॉस कैसे निकलेगा, वो गुडविल क्यों होएगी। तो आप देखेंगे कि जो रिवाइज्ड बुक वैल्यू आ जाएगी शेयर की, वो क्या निकल कर आएगी। वो रिवाइज्ड बुक वैल्यू क्या निकल कर आएगी वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिएगा 513 माइनस 145, ये वैल्यू निकल कर आएगी 368 पर शेयर। तो अगर आज की डेट में प्राइस टू बुक वैल्यू देखोगे तो 513 के हिसाब से निकल रही है। तो अगर 1625 रुपये का भाव है और उसको 368 से डिवाइड करेंगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू क्या निकल कर आएगी, न्यू, जो न्यू प्राइस टू बुक वैल्यू वो क्या आ रही है, वो आएगी 1625 डिवाइडेड बाय 368, तो ये निकल कर आएगी 4.41, जो बैंकों में 4.41 बहुत ही ज़्यादा मानी जाती है। लेकिन अगर अभी देखें करंट में क्या है, तो करंट में है 1625 डिवाइडेड बाय 513, तो 1625 डिवाइडेड बाय 513, ये वैल्यू है 3.16, यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू 3.16 है। तो उस केस में क्या चांसेस और भी बढ़ सकते हैं कि भाई एक साल तक ये शेयर झटका दे सकता है, क्या कि भाई प्राइस टू बुक वैल्यू 4.41 ज़्यादा लगे बाजार को, क्योंकि पी रेशो में तो ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, लेकिन पी रेशो भी बदलेगी क्योंकि एक साल का प्रॉफिट साफ होएगा, और दूसरी साइड से प्राइस टू बुक वैल्यू साफ होएगी, तो प्राइस टू बुक वैल्यू एकदम बढ़कर ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि बुक वैल्यू के सामने शेयर ज़्यादा महंगा नजर आएगा। तो ये भी हो सकता है कि एक साल तक शेयर कुछ करे ही ना, क्योंकि उधर से बैलेंस शीट में ईपीएस का लॉस हो जाएगा गुडविल को रिकॉग्नाइज करने की वजह से, और दूसरा प्राइस टू बुक वैल्यू बढ़ जाएगी। तो प्राइस टू बुक वैल्यू जब बढ़ जाती है तो वो वैल्यूशंस महंगी मानी जाती हैं। जैसे कोटक महिंद्रा बैंक जो है सबसे ज़्यादा प्राइस टू बुक वैल्यू पे जो इंडिया में जो शेयर्स ट्रेड होते हैं बढ़िया क्वालिटी वाले शेयर्स, कभी कभी लॉस की वजह से प्राइस टू बुक वैल्यू बढ़ जाती है, वो अलग बात है। लेकिन नॉर्मली जो है बहुत हाई वैल्यूशन जिन शेयर्स को मिलता है वो प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, और एक रिस्क हमेशा रहता है कि ये शेयर्स महंगी वैल्यूशंस के हैं, तो कभी भी उनके अर्निंग्स में जरा सा डेंट आता है तो वो बहुत तेज़ी से गिरते हैं। तो हो सकता है कि एक साल तक जो है इन चीज़ों का असर रहे। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि शेयर प्राइस पर असर रहेगा नहीं रहेगा, वो तो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, बट ये सब चीज़ें आपको आने वाले समय में दिखती हुई नज़र आएंगी। जैसा आपने इस बार देखा कि एक्सिस बैंक का रिजल्ट तो मान लीजिएगा अच्छा आपको नज़र आता, लेकिन उसमें उससे ज़्यादा रुपये, उससे डबल रुपये की, जितना ईपीएस आ रहा था पर क्वार्टर में उससे डबल रुपये की उनको लॉस पर शेयर आ गया, जो सिटी ग्रुप की जो उन्होंने रिटेल आर्म्स का बिजनेस टेक ओवर किया उसकी वजह से। तो सिमिलरली ऐसा इशू आ सकता है एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड में। एग्जैक्ट फिगर यही होगी, 145 नहीं होगी, 136 हो जाएगी, 150 हो जाएगी, 120 हो जाएगी, बट क्योंकि वो शेयर प्राइस अब कितना मूव करेगा नहीं, 1625 से होगा मर्जर की डेट को, ये तो पक्का नहीं है। एक क्वार्टर में परमिशन मिलेगी या 2 क्वार्टर में, अगर एक क्वार्टर में मिलेगी तो थोड़ी बुक वैल्यू और बढ़ सकती है। तो उन सब चीज़ों का इम्पैक्ट होगा, बट मोटा मोटी मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि भाई क्या चीज़ गुडविल की बैलेंस शीट को इम्पैक्ट करेगी। हालांकि उसके बाद फिर जो है हमें उस मर्जर के किस तरीके से मर्जर को बैंक डील कर रहा है ऑपरेशनल फ्रंट पे, उन सब चीज़ों का इम्पैक्ट ज़्यादा होएगा। लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम के अंदर ऐसी कोई वीकनेस नहीं है, ये केवल एक अकाउंटिंग की एक एडजस्टमेंट होएगी। और मुझे बैंक के फंडामेंटल पे या एचडीएफसी लिमिटेड या एचडीएफसी बैंक के फंडामेंटल्स पर कोई डाउट नहीं है, बट ये केवल और केवल अकाउंटिंग की वजह से होने वाला है। और बाजार के अंदर जो वैल्यूशंस के पैरामीटर्स होते हैं उनमें चेंज होने की संभावना रहती है। उन सब चीज़ों से आपको अवगत कराने की मैंने कोशिश की है। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।